हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल विष मानव का दूसरा भाग। जगमोहन की आंखों में नींद नहीं थी। रात धीरे धीरे आगे सरक रही थी। उसने तारों को देखकर अंदाजा लगाया कि दिन का उजाला फैलने में 2 घंटे बचे हैं। इस बीच वो 2 बार उस जंगल का चक्कर लगा आया था जहाँ देवराज चौहान कैद था और मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ उसकी मौत बने उसके सिर पर सवार थे। नागराज को दिए वक्त में रात के यही चंद घंटे शेष बचे थे। दिन का उजाला फैलने फैलने पर वो देवराज चौहान को समाप्त करने के लिए आज़ाद थे। हर पल बीतने के साथ साथ जगमोहन की चिंता बढ़ती जा रही थी कि देवराज चौहान मौत के करीब पहुंचता जा रहा है। क्या कर रहे हो जग्गू? जलेबी की आवाज़ उसे सुनाई दी। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर देखा, जलेबी उठ बैठी थी। तुम तो नींद में थी, जगमोहन बोला। नहीं, जाग रही थी, तेरे को देख रही थी। तू 2 बार उधर देवा को देखने भी गया। जगमोहन कुछ ना बोला। मुझसे बात कर जग्गू। क्या बात करूं? जगमोहन ने बेचैनी से कहा। वक्त बहुत कम है। देवराज चौहान के सिर पर मौत नाच रही है। तो तूने क्या सोचा? जगमोहन ने गर्दन घुमाकर गंभीर निगाहों से उसे देखा। उसे वहां से निकालने की तरकीब सोच रहा हूँ। तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, जलेबी बोली। फिर तेरे पास तो पेशीराम यानी फकीर बाबा की दी शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ सामान्य लड़ाई में काम नहीं करेंगी। अगर सामने वाला विद्या रूपी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो उसका असर मुझ पर नहीं होगा। मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन तो सीधे सीधे मेरा मुकाबला करेंगे। वो तो ठीक है, तूने अब करना क्या है, इस बारे में सोचा है? हाँ सोचा है। जो सोचा है वही अब करने जा रहा हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, जलेबी उत्साह भरे स्वर में क्या उठी। तेरे और सोहनलाल के साथ बिना मैं ये काम पूरा नहीं कर पाऊंगा, जगमोहन बोला। लेकिन गुलचंद यानी सोहनलाल तो नींद में। जाग रहा हूँ, खामा मुझे सुला मत। सोहनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। दोनों की निगाह उस पर गई। चालाकी दिखाता है, सोने का बहाना करके हमारी बातें सुनता है, जलेबी ने मुंह बनाया। तुम्हारी बातों में है ही क्या जो सुनूंगा? सोहनलाल ने कहा, उठ बैठा। देवराज चौहान को उनकी कैद से निकालने की क्या तरकीब सोची है? यह साधारण काम नहीं है। मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन का तीनों का एक साथ मुकाबला करना आसान काम नहीं। वे हमें आसानी से मात दे सकते हैं। हाँ, लेकिन हमने उनका मुकाबला नहीं करना है, जगमोहन बोला। चालाकी इस्तेमाल करनी है। क्या मतलब? मुझे बता जग्गू, जलेबी क्या उठी। जगमोहन धीमे स्वर में उन्हें बताने लगा। मोना चौधरी दीवार से टेक लगाए बैठी थी। सुबह के 3:30 बज रहे थे। नींद की बोझलता की वजह से कभी कभार उसकी आंखें बंद हो जाती। महाजन फर्श पर लेटा गहरी नींद में डूबा था। पारसनाथ भी लेटा हुआ था, परंतु वह जाग रहा था। देवराज चौहान की पहरेदारी पर थे वे सब। देवराज चौहान पीठ के बल बेसुध सा पड़ा बेहोश था। वो जब भी होश में आता उसे बेहोश कर दिया जाता। बीते 2 दिनों से वो इसी स्थिति में था। 2 दिनों से वे तीनों भी देवराज चौहान पर निगाह रख रहे थे। अब उनके हाथ मौका आया था देवराज चौहान को खत्म करने का, और वो ये मौका हाथ से न जाने देना चाहते थे। नागराज, बलसारा और हंसनी ने उन्हें ये मौका दिया था। ये जानने के लिए बढ़े पूर्व प्रकाशित उपन्यास नागराज की हत्या। तभी बाहर कुछ आहट हुई। पारसनाथ फौरन उठ बैठा। मोना चौधरी की निगाह भी पारसनाथ की तरफ उठी। कमरे के बाहर निकलने वाले रास्ते पर उनकी निगाह जा टिकी। आधे से कुछ ज़्यादा कमरा जमीन में धंसा हुआ था। जो रास्ता नजर आ रहा था उसमें से तारों से भरे आकाश का थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा था। कुछ पलों तक देखते रहने के बाद भी बाहर उन्हें कोई ना दिखा। बाहर कोई है, मोना चौधरी ने दबे स्वर में कहा। पारसनाथ ने हौले से सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। तभी बाहर से किसी के गुर्राने की आवाज़ कानों में पड़ी। कोई जानवर लगता है, पारसनाथ के होंठों से निकला। मेरे ख्याल में जानवर ने हमें यहाँ देख लिया है। मोना चौधरी की निगाह बाहर जाने वाले रास्ते पर टिकी। शायद वो हमें ही देखकर गुर्राया है। मैं बाहर देखकर आता हूँ। कहने के साथ ही पारसनाथ ने अपने कपड़ों में हाथ डालकर लंबे फल का चाकू निकाला और सामने नजर आ रहा बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा। जानवरों की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मोना चौधरी ने टोका। सावधान रहना। जवाब में पारसनाथ ने सिर हिलाया। फिर देखते ही देखते पारसनाथ चाकू थामे बाहर निकल गया। मोना चौधरी ने एक निगाह देवराज चौहान को देखा जो बेहोश पड़ा था। मोना चौधरी के चेहरे पर राहत के भाव थे कि कुछ ही देर में दिन की रोशनी फैल जाएगी और वो अपने इस पुराने दुश्मन को खत्म कर सकेगी। नागराज ने ही देवराज चौहान को मोना चौधरी के हवाले किया था और ये शर्त भी रखी थी कि वह अगले 3 दिन तक देवराज चौहान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नागराज को दिया वादा निभाने की खातिर ही वो 3 दिन से देवराज चौहान की जान न लेकर 3 दिनों के बीतने का इंतजार कर रहे थे, और वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा था। वक्त बीतने लगा। बाहर से कोई आहट न हुई। कुछ और वक्त बीता तो मोना चौधरी को लगा कि पारसनाथ को अब तक वापस आ जाना चाहिए था, या फिर बाहर से आवाज़ देकर बताना चाहिए था कि वहाँ क्या हालात हैं। परंतु ऐसा कुछ न हुआ था। मोना चौधरी ने और इंतज़ार करने की सोची। 5-7 मिनट और बीत गए।
तब मोना चौधरी को स्पष्ट एहसास होने लगा कि पारसनाथ को लौटने में देर हो रही है। उसने महाजन को नींद से उठाया। क्या है बेबी? उसने आंखें मलते हुए पूछा। एक निगाह बेहोश देवराज चौहान पर मारी। दिन निकल आया क्या? बाहर कुछ गड़बड़ है, मोना चौधरी उठते हुए धीमे स्वर में बोली। तुम देवराज चौहान पर नजर रखो। लेकिन हुआ क्या? मोना चौधरी ने बताया। ठीक है, मैं यहीं हूँ, महाजन बोला। मोना चौधरी आगे बढ़ी और उस रास्ते से बाहर निकलकर खुले में आ पहुंची। ठंडी हवा पसीने से भरे शरीर से टकराई तो जैसे मोना चौधरी को राहत मिली। उसकी निगाह हर तरफ गई, पारसनाथ की तलाश में, परंतु पारसनाथ नहीं दिखा। रात का अंधेरा था, फिर भी पारसनाथ को दिखना चाहिए था, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। पारसनाथ! मोना चौधरी एकाएक ऊंचे स्वर में पुकार उठी। उसकी आवाज़ दूर दूर तक गई, परंतु पारसनाथ न दिखा। पारसनाथ! मोना चौधरी ने पुनः पुकारा। वही अंधेरा, वही शांति, कोई जवाब नहीं। मोना चौधरी होठ बीचे वहां से हिली और अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। पारसनाथ की तलाश में उसकी नज़र हर तरफ जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि पारसनाथ कहाँ चला गया। अगले ही पल मोना चौधरी ठिठकी। कुछ दूर अंधेरे में जैसे कोई टहलता नजर आ रहा था। पारसनाथ! वो पारसनाथ ही होगा, मोना चौधरी ने उसे पुकारा, परंतु जो नजर आ रहा था वो वैसे ही टहलता रहा। अंधेरे में चंद्रमा की रोशनी में वो बहुत हद तक स्पष्ट नजर आ रहा था। मोना चौधरी ने ध्यानपूर्वक उसे देखा। कम से कम वो पारसनाथ नहीं था, इस बात का यकीन हो गया था मोना चौधरी को। फिर कौन था? मोना चौधरी सतर्क से उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके करीब पहुंचती जा रही थी मोना चौधरी, जो टहल रहा था। उसके पास पहुंचती मोना चौधरी 15 कदम पहले ठिठक गई। कौन हो तुम? मोना चौधरी ने आवाज़ में सख्ती भरकर पूछा। टहलने वाला ठिठका। उसने मोना चौधरी को देखा। अंधेरे की वजह से मुझे पहचान नहीं पा रही मोना चौधरी? क्या आवाज़ भी नहीं पहचानी? जगमोहन की आवाज़ को मोना चौधरी ने स्पष्ट पहचाना। मोना चौधरी चौंक पड़ी। जगमोहन? हाँ, जगमोहन का कड़वा सर कानों में पड़ा। मैं ही हूँ। मोना चौधरी कुछ पल खामोश रही। वो खुद को संयत करने का प्रयत्न कर रही थी। मुझे यहाँ पाकर तुम्हें हैरानी तो अवश्य हो रही होगी मोना चौधरी, जगमोहन ने पूर्व स्वर में कहा। सच में हैरानी तो होगी। मोना चौधरी की आवाज़ में कठोरता थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे रात के अंधेरे में नागराज ने अपनी शक्ति से यहाँ पहुँचाया है। नागराज ने? मोना चौधरी के होंठों से निकला। असंभव। असंभव क्यों? नागराज किसी को खास तौर से तुम्हें यहाँ नहीं पहुँचा सकता। वो क्यों? जगमोहन की आवाज़ में जहरीला स्वभाव आ गया। मोना चौधरी ने दांत भींच लिए। तुम सोचती हो कि नागराज ने बेहोश देवराज चौहान तुम्हारे हवाले कर दिया तो ये बात नागराज किसी को नहीं बताएगा? हो सकता है अपना मतलब निकालने की खातिर नागराज ने मुझे यहाँ पहुँचाया। कैसा मतलब? मोना चौधरी, जगमोहन एक एक शब्द चबाकर बोला। त्रिवेणी की पवित्र आत्मा वाला मोती मेरे हाथ लग गया था और नागराज अपनी नागरानी की जान बचाने की खातिर उस मोती को हर हाल में पाना चाहता था, परंतु वो मेरे से आत्मा वाला मोती न पा सका। ऐसी हालत में उसने मुझे बताया कि देवराज चौहान का जीवन आज रात का ही शेष है। दिन निकलते ही मिन्नो उसे खत्म कर देगी। ऐसे में नागराज ने मुझे यहाँ पहुँचाया। जब मैंने तसल्ली कर ली कि वो ठीक कह रहा है तो वादे के मुताबिक आत्मा वाला मोती मैंने उसे दे दिया। ओह! मोना चौधरी के दांत भिज गए। अब समझ में आई तुम्हारी बात। जगमोहन उसी प्रकार अंधेरे में खड़ा उसे देखता रहा। पारसनाथ कहाँ है? बेहोश है, हाथ पांव बंधे हुए हैं उसके। क्या चाहते हो जगमोहन? तुम देवराज चौहान को खत्म करोगी और मैं पारसनाथ को? मोना चौधरी के होठों से घुर्राहट निकली। मुझे लगता है आज रात देवराज चौहान के साथ साथ तुम्हारी मौत भी होगी, मोना चौधरी ने मौत से भरे स्वर में कहा और तीर की तरह जगमोहन की तरफ भागते हुए उस पर छलांग लगा दी। इससे पहले कि वो जगमोहन से टकराती, जगमोहन फुर्ती से नीचे बैठ गया। मोना चौधरी का शरीर हवा में लहराया और उससे टकराकर नीचे जा गिरा। 2-3 कदम वो लुढ़कती चली गई, फिर फुर्ती से उठी और पलटकर जगमोहन को देखा। वो अपनी जगह खड़ा उसे देख रहा था। मोना चौधरी ने पुनः उस पर छलांग लगा दी। जगमोहन उसी पर मोना चौधरी की तरफ दौड़ा। दोनों के शरीर तेजी से आपस में टकराए और नीचे जा गिरे। मोना चौधरी उछलकर खड़ी हुई। जगमोहन भी उठ चुका था। जगमोहन, आज तू मेरे हाथों मरकर रहेगा। मोना चौधरी घुर्रा उठी। मैं जानती हूँ कि तेरा मुकाबला करना मेरे लिए कठिन है, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। फिर क्यों ऐसे काम करता है कि मैं कुछ करूँ? पारसनाथ को छोड़ दे, तू देवराज चौहान को छोड़ दे। मैं जानती हूँ कि तू नहीं मानेगा। कहते हुए मोना चौधरी खतरनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ने लगी। मोना चौधरी, जगमोहन की आवाज़ में खतरनाक भाव आ गए। जब तक पारसनाथ मेरे पास है तू देवराज चौहान को नहीं मारेगी। तू मेरे हाथों अभी मरेगा। उसके बाद मैं पारसनाथ को ढूंढ लूँगी। वो पास ही कहीं बेहोश पड़ा। उसी पर मोना चौधरी को अपने पीछे आहट महसूस हुई। मोना चौधरी ने फुर्ती से पलटना चाहा, तभी किसी ने दोनों हाथ उसकी पीठ पर रखकर जोरों से धक्का दिया तो वो लड़खड़ाती हुई जगमोहन के पास जा गिरी। जगमोहन मोना चौधरी पर आसानी से काबू पा सकता था, परंतु वो शांत सा खड़ा रहा। मोना चौधरी ने फुर्ती से उठना चाहा कि
उसने अपनी पीठ पर दबाव महसूस किया और कोई उस पर आ बैठा। पेट के बल लेटी मोना चौधरी दबसी गई। कौन हो तुम? मोना चौधरी गुर्रा उठी। जलेबी, जलेबी की व्यंग भरी आवाज़ सुनाई दी। मैंने सुना है मिन्नो तू देवा की जान लेने जा रही है। ऊपर से हट, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं तो मार देना। जलेबी ने गहरी सांस ली। नगरी की मालकिन मिन्नो के हाथ से मरना मेरे लिए इज्जत की बात रहेगी। गुलचन सुन, इधर आ। सोहनलाल, मोना चौधरी के होंठों से निकला। तभी अंधेरे में सोहनलाल पास आ पहुंचा। ये देख, मैंने मिन्नो को पकड़ लिया है। जलेबी बोली। तू? तभी मोना चौधरी के होंठों से खतरनाक घुर्राहट निकली। उसने अपने शरीर को जोरों से झटका दिया तो उसके ऊपर बैठी जलेबी खुद को संभाल ना पाने के कारण पास ही लुढ़क गई। मोना चौधरी ने फुर्ती से उछलना चाहा। सोहनलाल उस पर झपट पड़ा। जलेबी भी तुरंत संभल कर मोना चौधरी पर झपटी। दोनों ने पुनः मोना चौधरी को पकड़ लिया। अगले ही पल जलेबी ने मोना चौधरी के सिर के बाल मुट्ठी में जकड़े और उसका सिर जमीन पर दे मारा। मोना चौधरी का माथा जमीन से टकराया। उसके होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। जलेबी ने पुनः उसका माथा जमीन पर मारा। तीसरी बार उसकी कोशिश सफल हुई। पीड़ा भरी कराह के साथ मोना चौधरी बेहोशी के सागर में गुम होती चली गई। मोना चौधरी को कमरे से बाहर गए काफ़ी देर हो गई थी। महाजन कमरे में टहल रहा था। देवराज चौहान एक तरफ फर्श पर बेहोश पड़ा था। तभी दरवाजे की तरफ आहट सी हुई। कमरा तो मिट्टी में दबा हुआ था। दरवाजे वाला हिस्सा थोड़ा सा ही बचा था जिसमें सरक कर भीतर बाहर आया जाया जा सकता था। आहट होते ही महाजन की निगाह उस दरवाजे के रास्ते पर जा टिकी। वहाँ उसे कोई चेहरा झांकता दिखा। कमरे के मध्यम प्रकाश में वो चेहरा अस्पष्ट नजर आ रहा था। महाजन की आंखें सिकुड़ी। वो सतर्क सा नजर आने लगा। कौन हो तुम? महाजन के होठों से निकला। नहीं पहचाना? महाजन के मस्तिष्क को झटका लगा। ये आवाज़ उसने सुन रखी थी। अगले ही पल चौंका। जगमोहन, उसके होठों से निकला। मैं जानता था कि तुम बिना किसी परेशानी के पहचान लोगे, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। महाजन की आंखें सिकुड़ी। मोना चौधरी कहाँ है? पारसनाथ कहाँ है? मेरी कैद में। कैद में? बेहोश हैं। कहने के साथ ही जगमोहन हंसा। झूठ बोल रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ। अगर वे कैद में ना होते तो क्या इस वक्त मैं यहाँ होता? तो बाहर तुम ही थे? हाँ, मैंने ही ऐसी आहट की कि एक एक करके वे दोनों बाहर निकले। मैंने उन्हें बेहोश किया और कैद कर लिया। ओह, क्यों किया तुमने ऐसा? जिस वास्ते तुम लोगों ने देवराज चौहान को कैद कर रखा है उसी कारण मैंने उन दोनों को कैद किया है। इधर तुम देवराज चौहान को खत्म करोगे, उधर मैं मोना चौधरी और पारसनाथ को खत्म कर दूंगा। महाजन के होठ बिछ गए। तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ कोई है? महाजन के होठ हिले। बेकार के सवाल पूछकर वक्त बर्बाद मत करो, महाजन ने कड़वे स्वर में कहा। ये सोचो कि तुम देवराज चौहान को खत्म करोगे तो मैं दो को खत्म कर दूंगा, मोना चौधरी को, पारसनाथ को। क्या चाहते हो? तुम सोचो कि मोना चौधरी और पारसनाथ को कैसे बचा सकते हो। मेरे तो एक साथी खतरे में है, जबकि तुम्हारे दो साथी खतरे में हैं। मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपने साथियों की चिंता होनी चाहिए। दो पल की चुप्पी के पश्चात महाजन सिर हिलाकर कह उठा। तुम ठीक कहते हो, भीतर आ जाओ, हम आराम से बात कर सकते हैं। क्यों नहीं, जगमोहन ने कहा और उस रास्ते से कमरे के भीतर आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम यहाँ हो? महाजन बोला। उधर मोना चौधरी या पारसनाथ को होश आ गया तो? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैं अकेला हूँ या मेरे साथ भी कोई है? जगमोहन कह उठा। महाजन गहरी सांस लेकर रह गया। जगमोहन देवराज चौहान के पास पहुंचा और उसने देवराज चौहान को हिलाकर देखा। उसे बेहोश पाकर जगमोहन ने राहत महसूस की। जगमोहन सीधा खड़े होते हुए बोला, कब से कैद कर रखा है देवराज चौहान को? ठीक इसी पल महाजन झपट पड़ा जगमोहन पर। जगमोहन ने खुद को संभालने की चेष्टा की परंतु संभाल न सका। महाजन ने पीछे से जगमोहन को जकड़ लिया और बाहों को उसकी गर्दन के साथ लपेट कर दबाव बढ़ाने लगा। जगमोहन की सांस फंसने लगी। वो खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगा परंतु महाजन की पकड़ सख्त थी। तू कुछ नहीं कर सकता जगमोहन, महाजन खतरनाक स्वर में कह उठा। अब तेरी जान खत्म होने जा रही है। बाहर तेरे साथी हैं तो भी परवाह नहीं। नहीं है तो भी ठीक है। नहीं है तो मैं मोना चौधरी और पारसनाथ को तलाश कर लूँगा कि उन्हें बेहोश करके तूने कहाँ रखा है। अगर बाहर तेरे साथी हैं तो तेरी मौत के बाद वे भी मुझसे यही सौदा करेंगे कि देवराज चौहान को छोड़ दूँ, तो वो भी मोना चौधरी और पारसनाथ को छोड़ देंगे, यानी कि तू जिंदा रहे या ना रहे। आगे वाले हालातों में इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जगमोहन ने गर्दन पर लिपटी महाजन की बाहों को आज़ाद कराने की भरपूर चेष्टा की परंतु महाजन की पकड़ बेहद सख्त थी। बाहों को ढीला करने में वो कामयाब नहीं हो सका। बाहों का दबाव बहुत बढ़ चुका था। जगमोहन की सांस अब टूटने लगी थी। चेहरा लाल हो चुका था। बेदम सा हो रहा था जगमोहन। महाजन के दांत भिजे हुए थे। आंखों में मौत से भरी दृढ़ता नजर आ रही थी। एकाएक उसने महसूस किया कि जगमोहन का शरीर नीचे को जा रहा है, यानी कि उसका टांगों पर खड़ा होना कठिन हो रहा था। महाजन ने उसके गले से बाँह हटा ली। जगमोहन कटे पेड़ की तरह नीचे जा गिरा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा।
वो बेजान सा हो रहा था, लाल चेहरा, उखड़ी सांसें। तभी महाजन ने जोरदार ठोकर उसकी कमर में मारी। जगमोहन में इतनी भी हिम्मत ना बची थी कि करहा भी सके। पीड़ा की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। वो वैसे ही पड़ा रहा। धीमे धीमे वो सांसें ले रहा था। पहले से उसकी हालत कुछ बेहतर थी। अब बोल। उसके पास बैठते महाजन ने उसके सिर के बाल मुट्ठी में जकड़े। तू अकेला है या भाड़ तेरे साथ और भी साथी हैं? जवाब दे। जगमोहन के होठों से कराह निकली। बता। मुट्ठी में उसके सिर के बालों को पुनः पकड़कर हिलाया। मुझे आराम करने। बकवास मत कर, महाजन गुर्राया। तू मरने जा रहा है। ये तेरी जिंदगी का आखिरी सवाल है कि पारसनाथ और मोना चौधरी बाहर किसके पास है, या फिर उन्हें बेहोश करके तू यूं ही छोड़ाया है? जगमोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। इस सवाल का जवाब पाने के लिए तुझे जिंदा रखने की ज़रूरत नहीं। महाजन का सर क्रूरता से भर गया। मैं अब तेरे को खत्म। तभी महाजन को लगा जैसे उसकी कमीज़ का कॉलर कोई पकड़ रहा हो। कौन पकड़ रहा है कमीज़ का कॉलर? यह जानने के लिए महाजन पलटना चाहता था कि तब तक किसी ने कमीज का कॉलर पकड़कर जोर से झटका दिया। महाजन के हाथ की मुट्ठी से जगमोहन के सिर के बाल निकल गए। वो पीछे गिरा और लुढ़कता चला गया। ये सब चंद पलों में ही हो गया। उसने खुद को संभाला, देखा तो हक्का बक्का रह गया। देवराज चौहान को होश आ गया था। उसी ने कॉलर से पकड़कर पीछे खींचा था। जगमोहन ने देवराज चौहान को होश आया देखा तो चेहरे पर खुशी भर आई। लंबे समय से बेहोश रखा गया था देवराज चौहान को। कुछ खाया ना था, इस वजह से कमज़ोर लग रहा था। उठो, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। महाजन को संभालो। जगमोहन अपनी सारी पीड़ा भूलकर फौरन उठ खड़ा हुआ। जान नहीं लेनी है इसकी, देवराज चौहान बोला। ये लोग तुम्हें खत्म करने जा रहे थे, जगमोहन ने गुस्से से कहना चाहा। कोई बात नहीं, अब मैं जिंदा हूँ। जगमोहन चेहरे पर क्रोध समेटे महाजन की तरफ बढ़ने लगा। महाजन सतर्क हो गया। उसका चेहरा भी कठोर नजर आ रहा था। जगमोहन को पास आता पाकर गुस्से से उस पर छलांग लगा दी। जगमोहन खुद को बचाने के लिए पीछे न हटा। महाजन से टकराया तो जगमोहन लड़खड़ाकर और अगले ही पल महाजन को कमर से बाहों में भींचकर अपने से चिपटा लिया। खुद को आज़ाद कराने के लिए महाजन तड़पा। जगमोहन उसे खींचता हुआ दीवार के पास ले गया और फुर्ती से उसे बाहों के घेरे से आज़ाद करते हुए उसका सिर जोरों से दीवार से टकराया। महाजन के होठों से कराह निकली और उसके होश गुम होते चले गए। उसी पल वो बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। जगमोहन ने पलटकर देवराज चौहान को देखा। मैं? देवराज चौहान फर्श पर बैठा सोच भरे सर में क्या उठा। बांके रानी नगीना के साथ सुनेरा की बस्ती में जा रहा था कि अचानक जाने कैसा तूफान आया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब जैसे होश आया है। तब से अब तक बहुत कुछ हो चुका है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? तुम नागराज के षड्यंत्र में फंस गए थे, तुम्हें भी नहीं पता चल सका कि क्या हो रहा है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। यह बात मुझे नागराज ने ही बताई थी कि उसने क्या किया। क्या किया? देवराज चौहान के होठों से निकला। सब कुछ बताऊंगा, जगमोहन ने पूर्व स्वर में कहा। अभी तो इतना जान लो कि रानी तुम्हारी जान की दुश्मन बनी इधर ही आ रही है। वो तुम्हें खत्म कर देना चाहती है। क्या? हैरानी में डूबे देवराज चौहान का मुंह खोला का खुला रह गया। असंभव बात कह रहे हो तुम। रानी मेरी जान की दुश्मन बन गई? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं सारी बात सुनोगे तो समझ जाओगे कि मैं सच कह रहा हूँ, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। हमें यहाँ से बाहर चलना है। बेहोश महाजन को भी ले चलना है। बाहर मोना चौधरी और पारसनाथ को बेहोश करके रखा हुआ है। उनके पास जलेबी और सोनलाल है। अभी दिन का उजाला फैलने वाला है। ये तीनों तुम्हें खत्म करने जा रहे थे। ये इत्तेफाक रहा कि मैं यहाँ पहुँच गया। और ये कौन सी जगह है? ये नगरी की दक्षिण दिशा में स्थित कालाद्वार नाम की जगह है। मैं यहाँ कैसे आया? और मोना चौधरी? पहले यहाँ से बाहर चलते हैं, उसके बाद तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। महाजन को यहाँ से बाहर ले चलना, जगमोहन ने कहा और बेहोश महाजन की तरफ बढ़ गया। मुझे तुम्हारी बातें हैरान कर रही हैं जगमोहन, कि रानी मेरी जान की दुश्मन बन गई है। देवराज चौहान क्या उठा। तुम्हारी जगह जो भी होता वो भी इसी तरह हैरान परेशान होता। पूरी बात सुनकर तुम्हारी परेशानी और बढ़ेगी। मैं कब तक बेहोश रहा? पक्का तो नहीं कह सकता, शायद 3 दिन तक। 3 दिन? ओह, इतने वक्त में तो बहुत कुछ हो सकता है। जगमोहन ने बेहोश महाजन को कंधे पर लाद कर देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराकर क्या उठा। हो नहीं सकता, बल्कि हो चुका है। सूर्य निकल चुका था। वो पेड़ों की छाया में बैठे थे। चंद कदमों की दूरी पर मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ बेहोश पड़े थे। उनके हाथ पांव जंगली बेलों की रस्सी जैसी कोमल पतली टहनियों से बांध दिए गए थे। जगमोहन अभी अभी देवराज चौहान को सब कुछ बताकर हटा था। उसने ये भी बताया कि नागराज से उसने कैसे मुकाबला किया। ये भी बताया कि नागराज और जलेबी ने कैसे उसे वायुलाल की कैद से निकाला। ये भी बताया कि नागराज ने उसके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचा। ये सब जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित उपन्यास नागराज की हत्या। सब कुछ सुनने के बाद देवराज चौहान ठगा सा रह गया था। ओह, तो नागराज ने मेरा रूप धारण करके जो काम भी किया, वो रानी ने अपनी शक्ति से देखा और यही समझा कि हंसनी से मैं प्यार कर रहा हूँ, देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, नागराज रानी को भटकाना चाहता था कि वो सुनेरा की बस्ती की तरफ ना जाए। ऐसा ही हुआ।
तुम्हें हंसनी की बाहों में देखकर रानी क्रोध से पागल हो उठी और तुम्हें खत्म करने के लिए इसी तरह बढ़ने लगी। जगमोहन ने कहा, वो कभी भी यहाँ पहुँच सकती है, जो भी हो रहा है वो बुरा हो रहा है। देवराज चौहान कुछ तनाव में नजर आने लगा। नागराज रानी को भटकाना चाहता था कि वो सुनेरा की बस्ती की तरह रुस्तम राव की पवित्र आत्मा लेने न जाए, ताकि वहाँ उसे रानी से मुकाबला न करना पड़े। यही वजह थी कि उसने तुम्हें कैद कर लिया और षड्यंत्र रचा। वो अपने षड्यंत्र में पूरी तरह कामयाब रहा। रानी को भटका दिया, तुम्हें कैद कर लिया, बल्कि तुम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन भी बना दिया। जगमोहन गंभीर स्वर में कह रहा था, अगर नागराज से मेरा सामना ना होता जब वो मोती रूपी रुस्तम राव की आत्मा ले जा रहा था, तो जाने क्या हो जाता। मोना चौधरी तुम्हें जान से खत्म कर देती, मुझे भी कुछ पता न चलता और भी जाना क्या होता। लेकिन मुझे 3 दिन तक कैद क्यों रखा गया? देवराज चौहान बोला, तब क्यों नहीं मारा मुझे? ये नागराज की मजबूरी थी। नागराज की मजबूरी? हाँ, नागरानी का जीवन बचाने के लिए वो जो कार्य कर रहा था, उस दौरान उसकी वजह से किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा होते ही उसका कार्य पूर्ण न होता। नागराज ने ही बताया कि उसकी जन्मदाता महाशक्ति का ही कहना था कि पवित्र आत्मा को हासिल करने के लिए वो किसी की जान नहीं लेगा। इसलिए तुम्हें मोना चौधरी के हवाले करते वक्त मोना चौधरी से उसने वादा ले लिया था कि 3 दिन वो तुम्हारी जान का नुकसान नहीं करेगी, और मोना चौधरी ने उसकी बात मानी। आज दिन निकलने पर उसने तुम्हारी जान लेनी थी, परंतु मैं वक्त पर पहुंच गया और मोना चौधरी कामयाब ना हो सकी। 3 दिन का वक्त क्यों मांगा नागराज ने? देवराज चौहान ने पूछा। क्योंकि 3 दिन में नागराज ने अपने काम में सफलता पा लेनी थी, कार्य पूर्ण कर लेना था, और किया भी। तभी जलेबी कह उठी, देवा, मेरे जग्गू ने बहुत बहादुरी से नागराज का मुकाबला किया। नागराज कितना खतरनाक है तुम्हें तो मालूम ही, लेकिन जग्गू डरा नहीं, नागराज का मुकाबला करता रहा। नागराज ने अपनी शक्ति से बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर पैदा कर लिए। जग्गू ने सबको हरा दिया। जानता है क्यों हरा दिया? देवराज चौहान ने जलेबी को देखा तो जलेबी जगमोहन से कह उठी, बता जग्गू, वही पेशीराम वाली बात? पेशीराम? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। पेशीराम को शायद इस बात का एहसास हो गया था कि आगे के वक्त में मेरा किसी से मुकाबला होने वाला है जो मुझ पर शक्तियाँ इस्तेमाल करेगा। ऐसे में उसने मुझ में ऐसी शक्ति डाल दी कि किसी की शक्ति का बुरा असर मुझ पर ना हो। यही हुआ। कुछ देर बाद ही मेरा सामना नागराज से हो गया। तब पेशीराम की दी हुई शक्ति की वजह से ही मैं खुद को बचा सका और मुकाबला कर सका। ओह, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। कुछ और बात हुई पेशीराम से? नहीं। चंद पलों के लिए चुप्पी सी छा गई वहाँ। देवराज चौहान को कुछ न कहते पाकर जगमोहन बोला, क्या सोच रहे हो? रुस्तम राव के बारे में। देवराज चौहान ने नजरें उठाकर जगमोहन को देखा। नागराज ने उसकी आत्मा को नागरानी का जीवन बचाने के लिए इस्तेमाल कर लिया होगा। अब तक रुस्तम राव की आत्मा पूर्ण रूप से नष्ट हो गई होगी। हाँ, हम रुस्तम राव को हमेशा के लिए खो चुके हैं। जगमोहन थके स्वर में कह उठा। बेचारा, जलेबी कह उठी, अभी उसकी उम्र ही क्या थी? सोहनलाल पासी पेड़ से टेक लगाए खामोश बैठा था। मैं और रानी मिलकर पूर्व जन्म के बिगड़े कामों को ठीक करना चाहते थे। उनमें से एक काम था सावनाथ की बस्ती वालों की राक्षसी इच्छाओं को खत्म करना। वो तभी हो सकता था जब हम वायुलाल के छोड़े मंत्रों का असर खत्म कर सकें। यही कोशिश कर रहे थे हम कि नागराज ने बीच में आकर सब गड़बड़ कर दी। तभी दूर से धूप में चमकती एक सुनहरी चिड़िया दिखाई दी, जो कि रह रहकर हवा में लंबी उड़ान भरती और पंख समेट लेती। जब नीचे आने लगती तो पुनः पंख फैलाकर उड़ान भर लेती। बेहद नन्ही सी चिड़िया थी, इतनी छोटी कि मुट्ठी में बंद हो जाए। वो नन्ही चिड़िया, सुनहरी चिड़िया, करीब पहुंची और उसी पेड़ की नीचे वाली डाल पर जा बैठी जिसकी छाया में वो सब बैठे हुए थे। चिड़िया की नज़रें उन पर जा टिकी थी। इसमें नागराज का भी दोष नहीं, जलेबी कह उठी। नागराज की आदत नहीं है किसी के काम में दखल देने की, वो तो अपने ही कामों में व्यस्त रहता है। ये तो पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से नागरानी का जीवन खत्म हो रहा था। ऐसे में नागराज कैसे सहन करता कि नागरानी के जीवन का अंत हो जाए? उसकी जगह कोई दूसरा होता तो वो भी पूरी कोशिश करता कि उसकी साथी का जीवन बच सके। कभी कभी तू समझदारी की बातें करती है जलेबी, सोहनलाल कह उठा। मैं तो हूँ ही समझदार, जलेबी मुंह बनाकर बोली, लेकिन मेरी समझदारी तेरे को समझ नहीं आती। जवाब में सोहनलाल मुस्कुराकर रह गया। देवराज चौहान उठा और दूसरे पेड़ की छाया के नीचे बेहोश पड़े मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन के पास पहुंचकर ठिठका उन्हें देखने लगा। ये अभी तक होश में क्यों नहीं आए? देवराज चौहान ने पूछा। सोहनलाल उठाकर पास ले आया, उठकर पास आ गया। आ जाएंगे 2-2.5 घंटे तो इन्हें हो ही चुके हैं बेहोश हुए, उसने कहा। इन्होंने जगमोहन भी उठकर पास पहुंचा। ऐसा कोई काम नहीं किया कि इन्हें जिंदा छोड़ा जाए। ये तीनों तुम्हें बेहोशी की अवस्था में घेर कर मारने जा रहे थे। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये गलत काम कर रहे थे तो ज़रूरी तो नहीं कि हम भी गलत काम करें, लेकिन हमने इन्हें जान का नुकसान नहीं पहुंचाना है, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। जगमोहन होठ बीच कर रह गया। तभी सोहनलाल बोला, अब यहाँ पर तो हमें कोई काम नहीं। देवराज चौहान ने उसे देखा। हमें यहाँ से चलना चाहिए, सोहनलाल पुनः बोला। अभी नहीं, देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह उठा। क्यों?
देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। तुम कह रहे थे कि रानी इतनी आ रही है? हाँ, साथ में बाकी और नगीना भाभी भी है। जगमोहन बोला। नागराज ने बताया था कि रानी तुम्हें खत्म करने के लिए पागल हुई पड़ी है, वो किसी भी कीमत पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। रानी के यहाँ पहुँचने से पहले हमें चल देना चाहिए, जगमोहन बोला। हमने कोई चोरी नहीं की जो भाग लें, देवराज चौहान ने कहा। वो नागराज का रचा षड्यंत्र था। मेरे रूप में रानी ने जिसे हंसनी के संग देखा वो नागराज था। ये बात रानी नहीं मानेगी, जगमोहन खींच कर बोला। जैसे भी हो, ये बात रानी को समझानी पड़ेगी। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर दिया। रानी हमारी कोई बात नहीं समझना चाहेगी। देवराज चौहान ने गंभीर निगाह मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन प्रजाति की। हमारी नहीं तो इन तीनों की बात तो मानेगी। क्या मतलब? नागराज के षड्यंत्र से ये तीनों भी हर हाल में वाकिफ होंगे, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। नागराज ने जब मुझे इनके हवाले किया तो इनमें और नागराज में सवाल जवाब अवश्य हुए होंगे। तब इन्हें पता चला होगा कि नागराज किस फेर में है। इन्हें पक्का पता है कि नागराज ने क्या क्या किया। ये रानी को सब बताएंगे। ये नहीं बताएंगे, जगमोहन बोला। ये भला हमारे हक में हम मुंह क्यों खोलेंगे? अपनी जान बचाने के लिए। देवराज चौहान का सर बेहद कठोर हो गया था। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा और गहरी सांस लेकर रह गया। मैं इसकी जान नहीं लेना चाहता और इन्हें भी एक मौका अवश्य मिलेगा अपनी जान बचाने का। रानी को सत्य बताकर ही अपनी जान बचा सकते हैं। देवराज चौहान शब्दों पर जोर देकर क्या उठा। कोई कुछ ना बोला। बलसारा और हंसिनी ने नागराज का साथ क्यों दिया? एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, नागराज ने बताई थी ये बात। वे दोनों सुनहरा की कैद में थे और एक हो जाना चाहते थे, परंतु सुनहरा उनके मिलन में अड़चन डाल रहा था। अब भी इनमें जीवन डाला तो अपने मतलब की खातिर कि देवा और रानी का रास्ता ये बदल दें। बलसारा ने तूफान पैदा करके तुम्हारा रास्ता बदला था। नागराज इनका हाल जान गया था और इन्हें यह कहकर अपने साथ मिला लिया कि सुनहरा को खत्म करके इन्हें आत्माओं का रखवाला बना देगा। और नागराज ने अपनी बात पूरी भी की, सुनहरा को खत्म कर दिया। ओह, लेकिन तुमने तो कहा था कि नागराज ने इस काम के दौरान किसी की जान नहीं लेनी है। फिर सुनहरा? नागराज ने पवित्र आत्मा हासिल करने के लिए किसी की जान नहीं लेनी थी। जब उसने सुनहरा को मारा तो रुस्तम राव की पवित्र आत्मा को हासिल कर चुका था, जगमोहन ने बताया। तो क्या आप बलसारा और हंसनी आत्माओं के मालिक बन गए? हाँ, बहुत कुछ हो गया और मैं बेहोश रहा। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। पेड़ की डाल पर बैठी सुनहरी चिड़िया बैठे बैठे पंख हिलाने लगती थी। वे उनकी बातें सुन रही थी, इन्हें देख रही थी। उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। तभी जलेबी क्या उठी। तुम्हें पता है देवा, जग्गू मुझसे ब्याह करेगा, मुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा। हो गई शुरू। सोहनलाल बड़बड़ा उठा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। जगमोहन सकपका कर क्या उठा। ऐसे ही बोलती है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान ठहरी। क्या बुराई है शादी कर लेने में? लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, जगमोहन जल्दी से बोला। मैं तो। क्या कहा जग्गू? जलेबी उखड़ कर खड़ी हो गई। तेरा ब्याह करने का इरादा नहीं है? मैं। तभी जगमोहन आगे बढ़ा और जलेबी की बाह पकड़कर खींचता हुआ कुछ दूर ले गया। तू बता, मुझसे शादी करेगा या नहीं? जलेबी झगड़ने वाले स्वर में क्या उठी। मैं तो। चुप कर, ढोल क्यों पीट रही है? कमाल है, शादी करूंगी तो ढोल नहीं पीटी जाएंगे क्या? समझा कर, देवराज चौहान से कहने की क्या जरूरत है? तू तो हर बात कमाल की ही कर रहा है। जलेबी ने उसे घूरा। आज नहीं तो कल देवा को पता तो चल रही है। बेवकूफ़, अभी कुछ नहीं बताना है उसे, जगमोहन धीमे स्वर में बोला। वो हमारे ब्याह में टांग मार देगा। अपने रिश्तेदार की लड़की से वो मेरी शादी कराना चाहता है और मैं उसे मना करता आ रहा हूँ कि मैंने शादी नहीं करनी। अब उसे पता चलेगा कि मैं तेरे से शादी कर रहा हूँ तो वो कहेगा मेरी रिश्तेदार लड़की से ब्याह करूँ। ओह, तो ये बात है। हाँ, लेकिन तू फिक्र नहीं कर। क्या फिक्र नहीं करूँ? देवा ने हमारी शादी में रुकावट डालने की चेष्टा की तो मैं उससे झगड़ा कर लूँगी। देखती हूँ कैसे वो हमारी शादी अपनी रिश्तेदार लड़की से कराता है। जलेबी उखड़े सर में क्या उठी। तो मैं झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। अब तुम उसके सामने शादी की बात नहीं करना। नहीं करूँगी, जलेबी ने फ़ौरन से हिला दिया। जगमोहन ने देखा कि महाजन को होश आ गया था। वो उनकी तरफ बढ़ गया था। महाजन ने होश आने पर अपने सिर में दर्द महसूस किया। अगले ही पल उसे याद आता चला गया कि जगमोहन से मुकाबला करते वक्त उसका सिर दीवार से टकरा गया था और वो बेहोश हो गया था। जब उसने पास ही बेहोश पड़े पारसनाथ तो मोना चौधरी को देखा तो हड़बड़ाकर उसकी निगाह आसपास गई। देवराज चौहान, जगमोहन और सोनलाल को देखा। होश आ गया? सोनलाल मुस्कुराकर बोला। महाजन के होठ भिज गए। अपनी हालत देखकर और देवराज चौहान को जिंदा देखकर मज़ा तो आ रहा होगा, पुनः बोला सोहनलाल। तब तक जगमोहन भी पास आ गया था। बहुत मज़ा आ रहा है। महाजन ने खुद को सामान्य बनाने की चेष्टा की। अभी तो और आएगा। जगमोहन कड़वे स्वर में क्या उठा। हमारा प्रोग्राम तुम लोगों के होश में आने पर तुम तीनों को तड़पा तड़पा कर मारने का है, क्योंकि तुम लोग देवराज चौहान को ख़त्म करने जा रहे थे।
मारने का प्रोग्राम होता तो अब तक हमें जिंदा ना रखा होता। बोला तो, तड़पा तड़पा कर मारने के लिए तुम लोगों का होश में आना ज़रूरी था। महाजन ने दूर खड़ी जलेबी को देखा, फिर तीनों को। मुझे हैरानी है कि तुमने हमें कैसे तलाश कर लिया, महाजन ने पूछा। मैंने तलाश नहीं किया, जगमोहन ने खा जाने वाले सर में कहा। बल्कि मुझे नागराज ने बताया कि तुम तीनों देवराज चौहान को खत्म करने जा रहे हो। उसने मुझे यहाँ पहुँचाया कि बचा सकूँ तो देवराज चौहान को बचा लूँ। ये नहीं हो सकता, महाजन के ओठों से निकला। क्यों? नागराज ने ही देवराज चौहान को हमारे हवाले किया था। यह जगह उसने पहले चुनकर देवराज चौहान को यहाँ कैद कर रखा था। ऐसे में वो तुम्हें क्यों बताएगा कि देवराज चौहान कहाँ कैद है? महाजन ने अजीब से स्वर में कहा। जगमोहन हौले से हंस पड़ा। तुमने कैसे सोच लिया कि नागराज तुम लोगों के प्रति वफादार रहेगा? ये बात मशहूर है कि नाग कब किसको डसले और किसको छोड़ दे पता नहीं चलता। वैसे भी हर कोई अपने ढंग से चाले चल खेलता है। कई बार सब कुछ वक्त से पहले समझ में आ जाता है तो कभी बाद में समझ आता है। नागराज ऐसी घटिया गद्दारी करे मुझे विश्वास नहीं आता। सच बताओ कि क्या बात है? क्यों नागराज ने तुम्हें बताया कि देवराज चौहान यहाँ पर कैद है? उसके बताने के पीछे अवश्य कोई खास वजह होगी। तुम ठीक सोच रहे हो महाजन, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। नागराज रुस्तम की पवित्र आत्मा पाना चाहता था, जो कि मुझे मिल गई थी। इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए नागराज कुछ भी कर सकता था। रुस्तम राव की पवित्र आत्मा को वापस पाने के लिए ही उसने मुझे देवराज चौहान के बारे में बताया। ओह, समझा, महाजन का सिर हिला। जो भी हो, नागराज तुम तीनों की मौत का इंतजाम कर गया, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। देवराज चौहान को मारने जा रहे थे तुम लोग, अब हम तुम तीनों को खत्म करेंगे। महाजन ने जवाब में कुछ नहीं कहा। इस बात का खतरा वो भी महसूस कर रहा था। देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा, तुमने कहा था कि रानी दिन निकलने पर यहाँ पहुँच जाएगी। अब तो सूर्य भी सरकना शुरू कर चुका है। देवराज चौहान ने धूप की तरफ नज़र मारी, परंतु रानी अभी तक नहीं आई। मेरे ख्याल में वो कभी भी यहाँ पहुँच सकती है, जगमोहन सोच भरे स्वर में क्या उठा। जल्दी ही मोना चौधरी और पारसनाथ को होश आ गया। अपनी बंदूकों वाली स्थिति देखकर पहले तो वे मनी मन गुस्से से भर उठे, फिर खुद पर काबू पाया। उन्हें महसूस हो गया कि वे खतरे में हैं और उनके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वे भी देवराज चौहान को खत्म करने जा रहे थे। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल और जलेबी दूसरे पेड़ की छाया में बैठे थे। उन्होंने देख लिया था कि वे होश में आ गए, परंतु करीब आने की उन्होंने चेष्टा न की। मेरे ख्याल में वे हमें खत्म करने की सोचे बैठे हैं, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ देर पहले जगमोहन कह रहा था कि हमें खत्म कर देगा। यह सच भी हो सकता है। हम बंधे पड़े हैं और कुछ नहीं कर सकते, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। इस बुरे वक्त का सामना करते हुए हमें चेष्टा करनी है कि किसी प्रकार हम यहाँ से जिंदा निकल सके। इन्हें रानी के आने का इंतज़ार है, महाजन बोला। रानी? मोना चौधरी चौंकी। हाँ, देवराज चौहान और जगमोहन यही बात कर रहे थे। महाजन ने मोना चौधरी को देखा। रानी के साथ बाकेलाल राठौर और बेला भी हैं। मोना चौधरी आंखें सिकोड़े के उठी। बेला? पूर्व जन्म की बेला, मेरी छोटी बहन, और इस जन्म में वो नगीना है, मोना चौधरी बोली। महाजन कुछ बोला नहीं, मोना चौधरी को देखता रहा। पारसनाथ की निगाह देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल पर थी। जलेबी उन्हें कोई बात बताने में व्यस्त थी। स्पष्ट अस्पष्ट शब्द उसके कानों में भी पड़ रहे थे। महाजन नागराज के बारे में मोना चौधरी को बता चुका था। हमारा सारा प्लान मौके पर फेल हो गया, महाजन बोला। अगर जगमोहन वहां ना पहुंचता तो। नागराज ने सब गड़बड़ की है, पारसनाथ शांत स्वर में कह उठा। सारी बात सुनने के बाद मैं नागराज की तरफ उंगली नहीं उठाऊंगी, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। नागराज कभी भी जगमोहन को देवराज चौहान या हमारे बारे में ना बताता, अगर वो मजबूर ना होता। नागराज सारा काम रुस्तम राव की पवित्र आत्मा को पाने के लिए कर रहा था, कि उससे नागरानी की जान बचा सके, और मनुष्य की वही पवित्र आत्मा जगमोहन के कब्जे में आ गई थी। पढ़िए पूर्व प्रकाशित उपन्यास नागराज की हत्या। ऐसे में नागराज मजबूर हो गया होगा जगमोहन को सब कुछ बताने के लिए। उसे आभास होगा कि जगमोहन से वो आत्मा के बदले देवराज चौहान का सौदा कर सकता है। देखा जाए तो हमारे साथ नागराज ने कोई बुरा नहीं किया। देवराज चौहान को बंदी बनाकर हमें सौंप दिया कि 3 दिन तक इसे कुछ न कहना। उसके बाद देवराज चौहान का हम जो भी करें उसे कोई मतलब नहीं। आत्मा लेने के हाथों वो मजबूर ना होता तो जगमोहन को वो कभी भी यहाँ लेकर ना आता। तुम्हारा मतलब कि नागराज की कोई गलती नहीं? महाजन के माथे पर बल पड़े। नहीं, वो मजबूर था, मैं उसकी गलती नहीं मानती। जो भी हो, हमारी 3 दिन की मेहनत खराब हो गई, पारसनाथ क्या उठा। 3 दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि देवराज चौहान को खत्म कर सकें, मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। हमारी वो सारी कोशिश बेकार गई, बल्कि हम ही देवराज चौहान के कब्जे में जा फंसे। उनकी निगाह पुनः पास पड़े पेड़ की छाया में बैठे उन पर गई। वो हमें नहीं छोड़ेंगे, मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी, क्योंकि हम देवराज चौहान को खत्म करने जा रहे थे। ऐसे में हमें नहीं छोड़ेंगे, और हमें कोशिश यही करनी है कि हम किसी तरह अपनी जान बचा लें। महाजन ने बेल रूपी रस्सियों से अपने हाथ पांव आज़ाद करने चाहे, परंतु सफल नहीं हो सका।
उस वक्त सूरज सरकता हुआ कुछ आगे ही पहुंचा था। तेज धूप पड़ रही थी। जब सूर्य ने ठीक सिर पर पहुंचना था तब गर्मी ने और भी बढ़ जाना था। यही वो वक्त था जब जलेबी की निगाह दूर धूप में तपती जमीन पर पड़ी थी। पहले तो ऐसा लगता था जैसे जमीन से भाप उठ रही हो और आंखों को धोखा देती जमीन से उठती उस भाप की आकृतियां बन रही हो। परंतु वो आंखों का धोखा ना था, वो सच में आकृतियां ही थी। जीवित इंसानों की आकृतियां। वे हिल रही थी, इसी तरफ ही बढ़ती आ रही थी। धीरे धीरे वो स्पष्ट हो रही थी, परंतु अभी दूर थी। वे 3 आकृतियां थीं, हिलते हुए मानवीय रूप थे। जलेबी को जब विश्वास हुआ कि वो सच देख रही है तो उसके होंठों से निकला, वो देख जग्गू, कोई इधर ही आ रहा है। जलेबी की आवाज़ सुनकर सबकी नज़रें घूमी। धूप में तपती ज़मीन पर वो सब दूर थे, लेकिन फौरन ही उन्होंने पहचान लिया कि 3 लोग उस तरफ ही आ रहे हैं। वे आ रहे हैं, जगमोहन के होठों से निकला। रानी, बाके और नगीना, सोनलाल ने कहा। अच्छा हुआ वे आ गए, जलेबी बोली, वरना हमें जाने कब तक उनका इंतजार करना पड़ता। देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। शांत सा बैठा वो धूप से तपते मैदान को ही देखे जा रहा था जिधर से वे आ रहे थे। वक्त बीतने के साथ साथ वे करीब आ गए। स्पष्ट तौर पर वे नजर आए। वे रानी, बाके और नगीना ही थे। उन्हें देखकर देवराज चौहान के भीतर एक तनाव सा बढ़ता जा रहा था। ए देवा, जलेबी उन्हें देखते क्या उठी। तू फिक्र ना कर, रानी से डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तू क्या तोप है? सोनलाल ने मुंह बनाकर उसे देखा। तोप नहीं, जलेबी हूँ मैं। बड़ों बड़ों को इशारों में ही सीधा कर देती हूँ। जलेबी ने आंखें नचाई। गुलचन, तू मेरे माँ बाप बनकर मुझे जग्गू के साथ विदा करेगा? जब तेरा कोई नहीं है तो ये काम मुझे करना ही पड़ेगा। खर्चा भी होगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। 4-6 बाराती भी आएंगे, उन्हें खाना भी तो खिला दूंगा। पैसे हैं तेरे पास? बहुत हैं। सोनलाल मुस्कुरा कर कह उठा। लगता तो नहीं तेरी हालत देखकर। तभी जगमोहन कह उठा। इसने मेरा 2.5 लाख रुपया देना है। क्या? तेरा 2.5 लाख देना है? अभी दिलवाती हूँ। क्यों रे गुलशन, तू मेरे जग्गू के पैसे क्यों नहीं लौटा था? ये बात यहाँ की नहीं है, दूसरी दुनिया की है। तो जब वहाँ जाऊँगा लौटा दूंगा। पक्का? हाँ ठीक है, पहले तू पैसे लौटाएगा जग्गू के, उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। जलेबी गर्दन हिलाकर कह उठी। फिर तो पक्का नहीं कि तेरी शादी जग्गू से हो जाए। क्यों? मेरे वापस पहुँचने तक मेरे घर चोरी हो गई, सारे पैसे चोर ले गए, तो मैं पैसे लौटा नहीं सकूँगा और तेरा ब्याह भी नहीं होगा। मेरी मान तो अपना ब्याह कराने की सोच, इन फालतू की बातों में। तभी देवराज चौहान उठते हुए बोला। रानी से बात मैं करूँगा, कोई भी बीच में नहीं आएगा। एकाएक वहाँ तनाव से भरा गंभीर माहौल पैदा हो गया। सबकी नज़रें उस तरफ उठी। रानी, बाके और नगीना बेहद करीब आ गए थे। सिर्फ 50 कदमों का फासला था, वो भी कम होता जा रहा था। देवराज चौहान को खड़ा पाकर रानी क्रोध से सुलग उठी। उसके कदम और तेजी से उठने लगे। नगीना और बाकेलाल लठौर उसके बराबर रहने की चेष्टा कर रहे थे। देवा, रानी के होठों से दबी दबी गुर्राहट निकली। अब तेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं, तुम उनके बारे में ये नहीं कह सकती। साथ चलती नगीना तड़प कर कह उठी। खामोश रहो तुम। देवा धोखेबाज है, उसने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा दिया है। रानी पूर्वत लहजे में कह उठी। हम उसके पास थी, तुम और मैं। इस पर भी वो हंसनी से प्रेम करने लगा। मैं ही पागल थी जो इससे प्रेम किया और 125 बरस से इसकी यादों के सहारे इसका इंतजार करती रही। बदले में इसने क्या दिया? धोखा। मेरा देवराज चौहान ऐसा नहीं है। नगीना की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो ऐसा ही है, धोखेबाज। और हम थारी बात पूरी तरह मानूं। बाकेला लटर साथ चलता कह उठा। पण थारो इतो गुस्सों में आना भी ठीको ना होवे। देवराज चौहान से तो एको बारो पूछ लियो कि हंसनी मेरी शक्ति मुझे दिखा चुकी है। वो सब कुछ जो देवा मेरे से छिपकर हंसनी के साथ कर रहा था, मुझे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। रानी क्रोध में सुलग रही थी। मैंने सिर्फ उसे मौत ही नहीं। तुम मेरे देवराज चौहान को कुछ नहीं कहोगी। तुम कौन होती मुझे रोकने वाली? मैं देवराज चौहान की पत्नी हूँ, उनके साथ मैं जीवन बिता रही हूँ। उन्हें मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। वे कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। तुम्हारा और देवराज चौहान का रिश्ता ही क्या है? कुछ भी नहीं। तुमने प्यार किया है देवराज चौहान से, लेकिन मैं उन्हें पा नहीं सकी, उन्हें जान नहीं सकी। मैं तो उनकी पत्नी हूँ। मेरे से ज़्यादा तुम उन्हें कहाँ जान पाओगी? प्यार तभी कामयाब होता है जब सामने वाले को हासिल कर लिया जाए, लेकिन तुमने देवराज चौहान को कभी हासिल नहीं किया। तुम्हारा प्यार प्यार ही रहा, कभी भी हकीकत की तस्वीर के रूप में उभर कर सामने नहीं आया। सामने आ जाता अगर भाईलाल मेरे और देवा के प्यार में आड़े ना आता। वो बातें पीछे रह गई, मैं आज की बात कर रही हूँ। तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं बेला, मेरी बातों का जवाब नहीं है तेरे पास। तब तक वे तीनों पास जा पहुंचे थे उनके। नगीना भागी और सामने खड़े देवराज चौहान की छाती से लगकर सुबक पड़ी। देवराज चौहान ने उसे बाहों में समेट लिया। यह सब क्या हो रहा है? नगीना की आंखों से बहते आंसू देवराज चौहान की कमीज भिगोने लगे। रानी आपकी जान की दुश्मन बन गई है, वो आपको मार देना चाहती है। कहती है आपने उसे धोखा देकर हंसनी का संग अपना लिया है।
मैंने बहुत समझाया रानी को, लेकिन वो मानती नहीं। इसमें रानी का भी दोष नहीं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, उसने जो देखा उस पर अविश्वास कैसे करे। नगीना ने फौरन अलग होकर देवराज चौहान को देखा। आपको कैसे पता कि रानी ने क्या देखा? नगीना के स्वर में उलझन आ गई थी। सब पता है। देवराज चौहान ने नगीना का कंधा थपथपाया। तुम नहीं पूछोगी कि रानी ने जो देखा वो सत्य था या झूठ? मुझे पूछने की जरूरत नहीं। नगीना के स्वर में विश्वास का पुट था। मैं जानती हूँ कि आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। जवाब में देवराज चौहान के होठों पर शांत सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। पेड़ की डाल पर बैठी सुनहरी चिड़िया बड़ी दिलचस्पी से सब कुछ देख सुन रही थी। हटो नगीना, मुझे रानी से बात कर लेने दो। देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह उठा। उसे गुस्सा चढ़ा हुआ है, समझाने पर भी वो कुछ नहीं समझ रही। तुम देवराज चौहान ने उसका कंधा थपथपाया। बीच में से हट जाओ। ना चाहते हुए भी नगीना एक तरफ हट गई। तभी उसकी निगाह मोना चौधरी पर पड़ी। आ उसके कांपते से उसके होंठों से कांपता सा खुशी भरा स्वर निकला। मेरी बहन मिन्नू, इसे बांधा क्यों हुआ है? कहने के साथ ही वो भागी और उनके पास पहुंच गई। मिन्नू, मैं हूं बेला। नील सिंह और परसू भी साथ हैं। तुम लोगों ने अभी तक मिन्नू का साथ नहीं छोड़ा। जन्म बदल गए, आदतें वही रहीं। इसके साथ ही नगीना मोना चौधरी के बंधनों को खोलने लगी। मुझे ना पता था कि यहाँ तुम सबसे भी मुलाकात होगी। मोना चौधरी पारसनाथ तो महाजन की नजरें मिली। वे बोले कुछ नहीं, खामोश रहे। बंधन खोलते ही नगीना कह रही थी, मिन्नो, उस जन्म में तो तूने देवा को खत्म कर दिया था। खुद भी ना बच सकी। ना तू देवा की बन सकी और ना मुझे देवा की बनने दिया। वो वक्त ही ऐसा था। वक्त पर किसी का काबू नहीं। लेकिन देख ले, इस बार वक्त के पहिए ने मुझे देवा की पत्नी बना दिया। हम फिर एक साथ हो गए। नगीना ने मोना चौधरी के बंधन खोले, फिर पारसनाथ के बंधन खोलने लगी। मोना चौधरी वहीं बैठी नगीना को देखे जा रही थी। उधर सब देख रहे थे कि नगीना उनके बंधनों को खोल रही है, परंतु किसी ने नगीना से कुछ ना कहा। देखते ही देखते नगीना ने महाजन के बंधन भी खोल दिए और फिर मोना चौधरी को देखा। कमाल है, तू मुझे आंखें फाड़े क्या देख रही है? मैं तेरी बहन बेला, पहचाना नहीं क्या? मेरी शक्तियां मुझे बता चुकी हैं कि तू बेला ही है, लेकिन तेरे को बेला के रूप में स्वीकार करने में दो बातें आड़े आ रही हैं। मोना चौधरी ने खड़े होते गंभीर स्वर में कहा। एक तो ये कि इस जन्म में तेरा चेहरा बेला वाला नहीं है, जबकि सबके चेहरे पहले के जन्मों के ही हैं। दूसरी बात ये कि तू देवराज चौहान की पत्नी है। इससे क्या फ़र्क पड़ता? बहुत फ़र्क पड़ता है। देवराज चौहान मेरा दुश्मन है। उसके साथ जो रहेगा वो भी मेरा दुश्मन। नगीना हौले से हंस पड़ी। कैसी बातें करती है मिन्नो बहन, मैं। रानी की आवाज़ ने उनकी बातचीत अधूरी छुड़वा दी। देवा, रानी की आवाज़ में क्रोध भरा हुआ था, अब तू अपना किया भुगतेगा। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तेरे को गुस्सा है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। मैं तेरी बात झूठी बातों पर विश्वास नहीं। अपने क्रोध को दूर रखकर बात कर रानी। तब तभी रानी ने अपना दायां हाथ आसमान की तरफ उठाया और कुछ बुदबुदाने लगी। अगले ही पल हवा में 1 फीट लंबा कांटेदार खंजर लहराता नजर आने लगा। देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी, परंतु वो अपनी जगह पर शांत खड़ा रहा। खंजर देखकर नगीना की आंखें फैल गईं। वो चीखती हुई रानी की तरफ दौड़ी। नहीं रानी, नहीं, यह अनर्थ ना कर दे। यह अनर्थ ना कर कि बाद में तू पछता पछता कर अपनी जान दे दे। होश में आ जा, रुक जा। देवा पर वार ना कर, वो निर्दोष है। लेकिन तब तक अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए देवराज चांद पर खंजर छोड़ चुकी थी। हवा में लहराता वो खंजर किसी तीर की तरह देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। सोहनलाल और जलेबी ये देखकर स्तब्ध रह गए थे। जगमोहन की आंखें फैल गई थीं। उसे रानी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाकेलाल भी हक्का बक्का रह गया था। नगीना रानी की तरफ दौड़े जा रही थी चीखते हुए। इससे पहले कि खंजर देवराज चौहान के शरीर में धंस पाता, जगमोहन दौड़ा और देवराज चौहान के सामने आ खड़ा हुआ। देवराज चौहान को भी इस बात का आभास नहीं हो पाया कि जगमोहन क्या कर रहा है। जगमोहन के सामने खड़े होते ही अगले पल वो खंजर जगमोहन से टकराया। ऐसी आवाज़ उगरी कि जैसे खंजर लोहे से जा टकराया हो, और वो छिटक कर एक तरफ जा गिरा। पेशीराम ने उसे शक्ति दे रखी थी कि किसी भी विद्या रूपी हथियार का उस पर असर नहीं होगा, और यह खंजर भी रानी ने अपनी विद्या से निकाला था। खंजर का हाल देखकर रानी के चेहरे पर भूचाल के चिन्ह उभरे। इसी पल नगीना वेग से आती रानी से आ टकराई। रानी भी गिरी, नगीना भी गिरी। गिरते ही नगीना संभली और पागलों की भांति रानी पर झपट पड़ी। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे सुहाग को खत्म करने की चेष्टा की है। तू होती कौन है मेरे पति की? कुछ भी नहीं। वो तो मेरी दरिया दिली थी कि मैंने अपना सुहाग तेरे साथ बांटने का फैसला ले लिया था। पढ़िए पूर्व प्रकाशित उपन्यास नागराज की हत्या। लेकिन तू तो मेरे सुहाग की मालकिन बन बैठी। मेरा सुहाग हंसनी से प्यार करे या किसी और से, तेरे को क्या? वो तेरा कुछ भी नहीं है। तू उसकी प्रेमिका थी। लेकिन ये मेरे सुहाग के पहले जन्म की बात है। ये उसका दूसरा जन्म है। अब मेरे सुहाग पर तेरा कोई अधिकार नहीं। बहुत समझाया तेरे को प्यार से, लेकिन तूने मुझे गलत समझ लिया।
मेरे पास शक्तियाँ नहीं तो भी कोई बात नहीं, मैं यूं ही तेरा मुकाबला कर लूंगी। खबरदार जो अब तूने मेरे पति की तरफ टेढ़ी आंख करके भी देखा। रानी नीचे गिरी पड़ी थी। उस पर बैठी नगीना ने उसके सिर के बाल पकड़ रखे थे। गुस्से में नगीना का चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। रानी की भी हालत जुदा नहीं थी। अपना वार खाली जाते पाकर और नगीना को अपने पर झपटते पाकर वो और भी गुस्से से पागल हो गई थी। उसने नगीना के चेहरे पर घूंसा मारा और उसे जोरों से धक्का दिया। नगीना उछलकर 3-4 कदम दूर जा गिरी, फिर फौरन ही उठी। तब तक रानी भी उठ खड़ी हुई। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाले ढंग से देखने लगी। तूने मेरे सुहाग की जान लेने की, मुझसे टकराकर तू बहुत बड़ी भूल कर रही है। रानी की आवाज़ गुस्से से जल रही थी। देवा तेरे लायक नहीं है, धोखा दे रहा है तेरे को, वो दूसरी औरतों के संग। तुझे क्या, तू भी तो उसके लिए दूसरी औरत ही है। पहली औरत मैं हूँ देवराज चौहान की। मत भूल, तब देवा मेरे प्यार में पागल था और यह पूर्व जन्म की बात है। तब भी देवा का ब्याह मेरे से होने जा रहा था, लेकिन देवा मुझसे ब्याह करना चाहता था। रानी चीख उठी। तभी तो न तेरा भला हुआ न मेरा। नगीना गुर्रा उठी। इस जन्म में देवराज चौहान मुझे मिला तो तेरे को आग लग गई कि मेरे को क्यों मिला। वो किसी से भी प्यार करे, इस बात का एतराज़ उठाऊंगी तो सिर्फ मैं, वरना। हर कोई स्तब्ध सा उनकी बातें सुन रहा था। नगीना बात भी पूरी न कर सकी कि उनके बीच जलेबी आ गई। वो गंभीर थी। चिंता भरी नज़रों से वो बारी बारी दोनों को देखने लगी, फिर क्या उठी। कितने शर्म की बात है कि तुम दोनों इस तरह सबके सामने लड़ रही हो। ये मेरे पति की जान लेने जा रही है, नगीना चीख कर बोली। मैं ये ना होने दूंगी। अगर तुम खामोश रहो तो मैं रानी से बात करूं। इसका पति वो बाद में है, पहले मेरा प्रेमी है। 125 साल पुराना प्रेमी। 125 साल से मैं देवा के आने का इंतज़ार कर रही थी। देवा आ गया तो मेरा इंतज़ार खत्म हुआ। वो मेरा ही है और फिर उसकी जान क्यों ले रही है। जलेबी गंभीर स्वर में बोली। धोखेबाज निकला देवा, रानी चीख उठी। ब्याह बेला से करता है, प्यार की कस्में मेरे संग लेता है और बाहों में हंसनी को भरता है। ऐसे धोखेबाज इंसान को प्यार करने, जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जलेबी मुस्कुराई। तूने कहाँ देख लिया देवा को कि वह हंसनी को बाहों में भरता है। मैंने अपनी शक्ति से देखा। जिसे देखा वो देवा ही था। तुझे इस बात का भरोसा है। क्यों नहीं भरोसा होगा। रानी, तूने एक बार भी देवा से पूछा कि उसने हंसनी को बाहों में। इसमें पूछने की क्या जरूरत है जलेबी, जो जरूरत है। मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। जलेबी अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठी। मेरी बात पर तेरे को ध्यान देना होगा। मत भूल, मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ। गांव में तो मेरे संग खेला करती थी। तेरी माँ तेरे को वायुलाल के मंदिर में देवदासी बनाकर भेंट कराई। वायुलाल ने तेरे को अपना बनाना चाहा, लेकिन तू देवा के प्यार में पड़ चुकी थी। चूंकि मैं तेरी खास सहेली थी, इसलिए वायुलाल ने मुझे बुलवा भेजा कि मैं तुझे समझाऊं, वायुलाल से प्यार करने के लिए तैयार करूं। तब से ही मैं वायुलाल की शक्तियों में फंस गई और आज तक भटके जा रही। इन सभी बातों का ज्ञान है मुझे जलेबी। तो अपनी सहेली की बातों पर विश्वास कर कि देवा ने कोई गलती नहीं की। तेरे कहने भर से मैं विश्वास नहीं करूंगी कि। रानी ने गुस्से से कहना चाहा। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं रहा रानी। ये पागल हो गई है, इसे किसी पर भरोसा नहीं रहा। नगीना चीख कर बोली। देवराज चौहान को ये पूरा का पूरा अपना मान रही है, जबकि इसका मेरे पति पर जरा भी अधिकार नहीं। जलेबी ने शांत भाव से नगीना की तरफ देखा। ऐसा मत क्या बेला, अधिकार तो रानी का भी है देवा पर। जलेबी गंभीर थी। इसी अधिकार का तो नतीजा है कि रानी को देवा की हरकत पर गुस्सा आया। ये जुदा बात है कि जो इसने देखा वो झूठ था। मैंने सच देखा, रानी चिल्लाकर कह उठी। मुझे बार बार झूठा मत कहो। झूठ को मैं सच नहीं कह सकती, जलेबी बोली। तूने जिसे देखा वो नागराज था। नागराज? रानी चौंकी। हाँ, वो झूठ, सरासर झूठ। वो देवा था, नागराज नहीं। नागराज था, जलेबी ने पूर्व स्वर में कहा। तब उसने देवा का रूप ले रखा था। असंभव, भला नागराज ऐसा क्यों करेगा। नागराज नहीं चाहता था कि तुम सब सुनहरा की बस्ती में पहुंचो और त्रिवेणी की आत्मा पाने के लिए झगड़ा हो, क्योंकि उसे भी त्रिवेणी की पवित्र आत्मा चाहिए थी, नागरानी का जीवन बचाने के लिए। ऐसे में तुम लोगों को भटका देने का काम उसने किया। तुम्हें देवा का दुश्मन बनाने के लिए नागराज ने देवा का रूप भर लिया। उधर हंसनी और बलसारा को यह कहकर अपने साथ कर लिया कि वो उन्हें आत्माओं का मालिक बना देगा, सुनहरा को खत्म कर देगा वो। ऐसे में उन दोनों ने नागराज का भरपूर साथ दिया। तुम बकवास भरी बातें मुझे सुना रही हो। नागराज अपनी कोशिश में पूरी तरह सफल रहा। उसने जो दिखाना चाहा वही तुम्हें दिखाया। तुम्हें देवराज का दुश्मन बना दिया। तुम सुनहरा की बस्ती की तरफ बढ़ने की अपेक्षा क्रोध में पागल हुई देवा की तरफ काला दौड़ चल दी कि धोखेबाज देवा को खत्म कर दोगी, जबकि देवा को इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था। वो बेहोश रहा था। मुझे तुम्हारी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं, रानी सख्त स्वर में कह उठी। तुम इनके साथ मिलकर मुझे धोखा देने की चेष्टा कर रही हो, लेकिन मैं किसी के धोखे में नहीं आऊंगी। तुम्हें रास्ते से भटकाकर नागराज ने सुनहरा की बस्ती जाना था त्रिवेणी की आत्मा लेने।
तभी मिन्नो, परसू और नील सिंह वहाँ इत्तेफाक से पहुंच गए। वे देवा को खत्म कर देना चाहते थे। ऐसे में नागराज ने देवा को उनके हवाले करके कहा कि वे 3 दिन देवा को जिंदा रखने के बाद जो भी उसके साथ करें उसे ऐतराज़ न होगा। तब वे तीनों देवा के पास ही टिक गए। देवा को बेहोश रखा गया। बेकार है जलेबी, मैं तुम्हारी झूठी बातों में न फंसूंगी। जलेबी ने गंभीर स्वर में अपनी बात जारी रखी। नागराज ने त्रिवेणी की आत्मा हासिल करके सुनेरा को खत्म कर दिया और बलसारा हंसनी को आत्माओं का मालिक बना दिया। उसके बाद वो त्रिवेणी की आत्मा के साथ नागलोक जा रहा था कि रास्ते में जग्गू से मुलाकात हो गई। उसके बाद जलेबी सब बताती रही जो जो हुआ था। रानी सुनती रही। नगीना के लिए भी ये बातें नहीं थी। बाकेला लौटौर भी सब सुन रहा था। आखिरकार जलेबी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, यह हो रहा था हर तरफ और तुम यूं ही देवा की जान के पीछे पड़ी रही, अपना ही नुकसान किया। रानी दांत भींचकर जलेबी को देखने लगी। मैं तो पहले ही कह रही थी कि मेरा पति धोखेबाज नहीं हो सकता। नगीना भर्राए स्वर में कह उठी। मैं तुम्हारी बातों में ना आऊंगी जलेबी। रानी कह उठी। तुम। तभी कुछ कदमों के फासले पर खड़ा देवराज चौहान कह उठा, जिद वाली बात मत करो, जलेबी ने जो कहा है सच कहा है। रानी ने देवराज चौहान को देखा। उसका गुस्सा कुछ कम हुआ लग रहा था। मात्र किसी के कह देने से मैं विश्वास नहीं करूंगी देवा कि हंसनी के बाहों में तुम नहीं नागराज था। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। क्या तुम मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन की बातों पर विश्वास करोगी? सबकी निगाह दूसरे पेड़ की छाया में खड़े उन तीनों पर गई। रानी ने भी उन्हें देखा। अवश्य, ये तीनों तुम लोगों को बचाने के लिए कभी झूठ नहीं बोलेंगे। देवराज चौहान पलटा और उन तीनों के पास जा पहुंचा। मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ उनकी बातें सुन रहे थे। सच बात तो ये थी कि वे बातों के दौरान चुपके से वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बातें ही ऐसी थी कि खड़े सुनते रहे वे तीनों। अब उन तीनों की निगाह पास आ पहुंचे देवराज चौहान पर जा टिकी। तुम तीनों मुझे मारने जा रहे थे? देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गए होते अगर जगमोहन, जलेबी और सोनलाल वक्त पर वहां ना पहुंच जाते। वे देवराज चौहान को देखे जा रहे थे। ऐसे में मुझे पूरा हक है कि तुम तीनों को खत्म कर दूं। छूट की कोई गुंजाइश नहीं। धमकी दे रहे हो देवराज चौहान? मोना चौधरी ने उसकी आंखों में झांका। सच की तस्वीर दिखा रहा हूँ, झूठ लगे तो बता देना। यह भी ख्यालों से निकाल दो कि तुम लोग यहाँ से फरार हो सकते हो। जब निकल जाने का वक्त था तो यहीं खड़े बातें सुनते रहे। देवराज चौहान बारी बारी तीनों को देखता क्या उठा। अब वो वक्त निकल गया है। वे खामोश रहे। फिर भी तुम्हें इन दोनों को जिंदा छोड़ा जा सकता है। देवराज चौहान पुनः बोला। अगर तुम तीनों रानी को वो सारी बात सच कह दो जो नागराज के साथ हुई, कैसे उसने मेरा रूप लिया और। समझ गई, मोना चौधरी मुस्कराई। ये छोटी सी बात है, हमें कहने में बताने में कोई एतराज़ नहीं। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। कहा कुछ नहीं, लेकिन इस बात के बाद तुम हमें जाने दोगे? महाजन ने कहा। अगर रोकने की या गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम तुमसे, तुम्हारे साथियों से कमज़ोर साबित ना होंगे देवराज चौहान। पारसनाथ ने सख्त स्वर में कहा। हमारी चुप्पी को हमारी कमज़ोरी ना समझना। तुम लोग मेरे लिए नए नहीं हो कि तुम्हें कमज़ोर समझूं। देवराज चौहान गंभीर था। महाजन ने मोना चौधरी को देखा। देवराज चौहान बाद में गड़बड़ तो नहीं करेगा? नहीं। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। ऐसा लगता तो नहीं, फिर भी सावधान रहना। आओ हम रानी से बात कर लें, पारसनाथ ने कहा। इसके साथ ही वे तीनों रानी की तरफ बढ़ गए। पेड़ पर बैठी सुनहरी चिड़िया गर्दन घुमाती, आंखें मटकाती सब कुछ सुन रही थी। मामूली सी चिड़िया की तरफ भला किसका ध्यान जाता? किसी ने उसे देखा भी हो तो परवाह नहीं की। मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ करीब 10 मिनट तक रानी से बात करते रहे। जब वे उसके पास से हटे तो रानी का चेहरा अफसोस से भरा हुआ था। गुस्से की जगह वहाँ शर्म के भाव नजर आ रहे थे। नजरें झुकी झुकी सी थी। आंखों में ठहरा पानी चांदी बनकर चमकने लगा था। वो आगे बढ़ी और नगीना के पास जा पहुंची। नगीना दुखी नजरों से रानी को देखे जा रही थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं विश्व मानव के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।